हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था और कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। ओके, एंड आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स, फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो देखो वो नोट पॉइंट्स मींस इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स क्या क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट नोट पॉइंट है अबाउट electrophoresis. Okay, तो what do you mean by electrophoresis? तो देखो हमने लास्ट क्लास में कोलाइडल सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स। मींस मोस्ट ऑफ द केस में कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल डायमेंशन के पार्टिकल्स होते हैं, मींस कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स चार्ज्ड होते हैं। मींस उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर नेगेटिव चार्ज होता है। एंड चार्ज क्या होता है ये सब आप लोग फिजिक्स में पढ़ते ही हो। ठीक है, चलिए। तो देखो किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है उसका पता लगाया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ प्रोसेस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, तो उसको देखो एक बार। तो हमारे पास एक यहां पे कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, और इस कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल डायमेंशन के पार्टिकल्स हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये है कोलाइडल पार्टिकल जो मैंने सर्कल से रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, अब क्या किया जाता है इस कोलाइडल सॉल्यूशन में, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन, उसमें कंडक्टिंग रॉड के थ्रू या फिर कंडक्टिंग प्लेट्स के थ्रू, कंडक्टिंग रॉड या फिर कंडक्टिंग प्लेट्स के थ्रू, जैसे ये कंडक्टिंग रॉड एक इस तरफ और एक कंडक्टिंग रॉड इस तरफ। ठीक है, यहां पर हम लेते हैं कंडक्टिंग रॉड, और इन कंडक्टिंग रॉड को एक्सटर्नल वायर के थ्रू, ये जो वायरिंग है उस वायरिंग के थ्रू एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया जाता है। और बैटरी के बारे में थोड़ा बहुत फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बैटरी का एक टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता है। तो ये जो कंडक्टिंग रॉड है, उन कंडक्टिंग रॉड्स पे क्या आ जाएंगे? चार्जेस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि ये कंडक्टिंग रॉड हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, ये एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है। और ये कंडक्टिंग रॉड नेगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, इस वजह से इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहां तक? एंड इन कंडक्टिंग रॉड्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इनको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रोड्स बोला जाएगा। अब जब एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट की जाती है इन इलेक्ट्रोड से और उन इलेक्ट्रोड्स को कोलाइडल सॉल्यूशन में डिप किया जाता है, तो क्या होता है कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो कोलाइडल पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। मींस ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो कोलाइडल पार्टिकल्स या तो इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे या फिर इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे। ठीक है, और वो मूवमेंट किस पे डिपेंड करेगा? कोलाइडल चार्ज, कोलाइडल पार्टिकल्स के चार्ज पे डिपेंड करेगा। मींस उन पे चार्ज कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, तो लेट्स सपोज इन पर पॉजिटिव चार्ज है, कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ ये कोलाइडल पार्टिकल्स कौन सी इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे? इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। तो इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं हम कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो इस इलेक्ट्रोड पर है नेगेटिव चार्ज और कोलाइडल पार्टिकल्स पे है पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियसली बात है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो किसकी तरफ मूव करने लगेंगे? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगेंगे। तो ये जो मोशन है ना कोलाइडल पार्टिकल का एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ, वही मोशन या फिर वही मूवमेंट कहलाती है या फिर कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। मींस जब हम
इसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर बोल सकते हो चार्ज कोलाइडल पार्टिकल एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं और उसी मोशन को, उसी मूवमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहां तक क्लियर सभी को? तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या है? अ प्रोसेस इन विच when electric field is, या फिर आप लोग बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी is passed through colloidal solution with the help of electrodes charged colloidal particles, charged colloidal particle starts to move towards a particular electrode having charge opposite to that present in colloidal particles. This movement of colloidal particle under the influence of electricity is called इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये है एक डेफिनेशन किसकी? इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ठीक है, तो एक बार फिर से समझो कि जब हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उस कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट कोलाइडल पार्टिकल एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं, जिस इलेक्ट्रोड का चार्ज कोलाइडल पार्टिकल के चार्ज के अपोजिट होता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और अगर कोलाइडल पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज होगा तो वो कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। ठीक है, वहां जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। समझ गए यहां तक? तो ये होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये इतना डिटेल में आप लोगों ने सिलेबस में दिया है, बट फिर भी आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए इसकी। ठीक है, कहीं पे वर्ड आ गया इलेक्ट्रोफोरेसिस तो उससे आप घबरा जाओगे तो घबराना नहीं है आपको। क्लियर यहां तक? चलिए इसको नोट कर लो, फिर और भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके, नोट कर लिए? चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट नोट पॉइंट, दैट इज सेकेंड नोट पॉइंट, वो है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन, तो अब हम समझेंगे कि कोएगुलेशन क्या होता है। तो देखो, कोएगुलेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि आप लोगों ने घर में कभी कभी देखा होगा कि दूध फट जाता है। ठीक है, तो जब दूध फटता है तो आप लोग क्या देखते हो कि बॉटम में सफेद सफेद से प्रेसिपिटेट बन जाता है, मीन्स दूध फटने के बाद नीचे सफेद सफेद सा कुछ प्रेसिपिटेट बनता है, जिसको हम बाद में किसमें कन्वर्ट करते हैं? पनीर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है? दूध में से जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, वो कोलाइडल पार्टिकल्स
नीचे जाके प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं, मीन्स नीचे जाके सेटल हो रहे हैं। तो उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है कोएगुलेशन। मीन्स किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में कोलाइडल पार्टिकल का कोलाइडल सॉल्यूशन से सेपरेट होकर नीचे जाके प्रेसिपिटेट होना या फिर सेपरेट होना, तो वो क्या कहलाता है? कोएगुलेशन कहलाता है। ठीक है, तो कोएगुलेशन को आप लोग बोल सकते हो सिंपली प्रेसिपिटेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज कोएगुलेशन। ठीक है, तो कोएगुलेशन को हम प्रेसिपिटेशन बोल सकते हैं एक तरीके से। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो, लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में ये है डिस्पर्जन मीडियम और उसमें प्रेजेंट है डिस्पर्स्ड फेज जो कि कोलाइडल पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इनिशियली तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्जन मीडियम में बकायदा डिस्पर्स्ड है। ठीक है, और इधर उधर घूम रहे हैं। ठीक है, फिर किसी वजह से, अब वो वजह क्या है, रीजन क्या है, वो सब आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे जब आप लोग क्लास 12 में जाओगे। तो किसी वजह से वो जो कोलाइडल पार्टिकल है जो कि डिस्पर्जन मीडियम में इधर उधर घूम रहे थे, वो इकट्ठा होकर एक्यूमुलेट होकर नीचे जाके सेटल हो जाएंगे। मीन्स ये क्या, इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेशन हो रहा है। किसका? कोलाइडल पार्टिकल का। क्लियर है तक? तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस, जिस प्रोसेस में किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल हो रहे हैं, मीन्स प्रेसिपिटेट आउट हो रहे हैं, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा लिखता हूं, तो उसी प्रोसेस को कहा जाता है कोएगुलेशन। समझ गया था? तो कोएगुलेशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स from dispersion medium of colloidal solution is called कोएगुलेशन। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है कोएगुलेशन। क्लियर आंसर देखो, चलिए इसको भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये भी इतना डिटेल में आप लोगों के सिलेबस में नहीं दिया होगा, बट फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोएगुलेशन टर्म मींस इस वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए तो इसको भी नोट कर लो आप। ओके, अब डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड। सम एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड्स। ओके, देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है इन फूड एंड मेडिसिन्स। ठीक है, तो देखो हमारे जो वेरियस फूड आइटम्स हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, बटर, चीज, जेमी, ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट्स एटसेट्रा। तो वेरियस टाइप के फूड आइटम्स कोलाइडल सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर देखो मेडिसिन की बात करते हैं, तो हम जो मेडिसिन यूज करते हैं वो मेडिसिन भी कोलाइडल सॉल्यूशन ही होती हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कोलाइड्स होती हैं। ठीक है, और कोलाइडल फॉर्म में मेडिसिन हमारी बॉडी में इफेक्टिवली वर्क करती हैं।
वो क्यों? तो वो इस वजह से कि जो कोलाइडल डायमेंशंस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स हमारी बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब होते हैं और इफेक्टिवली वर्क करते हैं। तो इस वजह से मेडिसिन को कोलाइडल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, या फिर कोलाइडल फॉर्म में मेडिसिन यूज की जाती है। यहां तक क्लियर? चलिए फिर देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन इन स्मोक प्रेसिपिटेशन। स्मोक प्रेसिपिटेशन, ओके। तो देखो स्मोक से एयर पॉल्यूशन होता है जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो स्मोक में जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है जैसे कि वेरियस सस्पेंडेड कार्बन पार्टिकल्स, तो उन कार्बन पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट कराने के लिए मींस स्मोक से हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू स्मोक में प्रेजेंट सस्पेंडेड कार्बन पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट कराया जाता है, मींस कोएगुलेट कराया जाता है, मींस हटाया जाता है कार्बन पार्टिकल्स को, इसमें से स्मोक में से, और इस तरीके से हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? तो स्मोक प्रेसिपिटेशन भी कोलाइड की एक एप्लीकेशन है, और स्मोक प्रेसिपिटेशन जिस मशीन में कराया जाता है उस मशीन का नाम है कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर। कॉट्रेल प्रेसिपिटेटर, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। क्लियर यहां तक? चलिए फिर देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए भी कोलाइड का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो वो कैसे? तो देखो कभी कभी हम गंदे पानी को साफ करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? फिटकरी मिलाते हैं। तो फिटकरी मिलाने से क्या होता है? जो गंदे पानी में जो सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है जो कि हमें डायरेक्टली नजर नहीं आती, बहुत छोटी छोटी गंदगी प्रेजेंट होती है पानी में, तो उसको कोएगुलेट कराने के लिए मींस हटाने के लिए, पानी से हटाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फिटकरी यूज करते हैं। तो फिटकरी क्या करती है? सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी, वाटर में सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज को कोएगुलेट कर देती है और पानी से हटा देती है, सेपरेट कर देती है, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर प्यूरिफिकेशन भी कोलाइड का एप्लीकेशन है। यहां तक क्लियर? फिर नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो वो होती है इन रबर एंड लेदर टैनिंग। तो रबर इंडस्ट्रीज में भी कोलाइड का एप्लीकेशन है, और लेदर टैनिंग में भी मींस लेदर इंडस्ट्री में भी कोलाइड का एप्लीकेशन होता है, जिनको आप लोग डिटेल में जब हायर क्लासेस में जाते हो तब डिस्कस करते हो। क्लियर? चलिए तो यहां तक लीजिए, फिर और भी एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, ओके। नोट कर लिए। अब देखो कितनी एप्लीकेशन डिस्कस कर ली? 4 हो गई ना। नेक्स्ट नंबर 5, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, ओके, और डिटर्जेंट। तो देखो हम साबुन को और डिटर्जेंट को कपड़ों को साफ करने के लिए यूज करते हैं, तो वही कहलाता है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। एंड इसको डिटेल में आप लोग क्लास 10th और क्लास 12th में पढ़ोगे। क्लियर? तो अगर अभी हम इसको सिंपल तरीके समझें तो ये इस तरीके से है कि जब हम सोप या फिर डिटर्जेंट को पानी में मिलाते हैं तो पानी में मिलाने के बाद उसमें फिर गंदे कपड़ों को डालते हैं, और कपड़ों में क्या प्रेजेंट होती है? यूजुअली डर्ट और ऑयल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हम सिंपल पानी में ऑयली क्लॉथ्स को डालेंगे, ऑयली कपड़ों को डालेंगे, तो क्या होगा? ऑयल वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो ऑयल कपड़ों के साथ चिपके हुए रहेंगे, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि अगर साबुन मिलाकर, साबुन को पानी में मिलाकर जब हम ऑयली क्लॉथ्स को पानी में डालेंगे तो ऑयल क्या होता है? पानी में घुल जाता है, और
और किस वजह से धुलता है? साबुन की वजह से धुलता है। तो वो क्यों? तो वो किस वजह से? क्योंकि साबुन क्या करता है या फिर डिटर्जेंट क्या करता है? ऑयल और पानी के साथ एक इमल्शन बनाता है। इमल्शन क्या है? एक कोलाइडल सिस्टम है। तो इस तरीके से कपड़ों में से ऑयल या फिर डर्ट बाहर निकल जाता है, कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है? कोलाइड का एप्लीकेशन है कि सोप और डिटर्जेंट ने पानी के साथ ऑयल का एक इमल्शन बनाया, जो कि किसमें चिपका होता है? ऑयल किसमें चिपका होता है? कपड़ों में चिपका होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन। बाकी डिटेल में आप लोग क्लास 10 और क्लास 12 में पढ़ोगे। ठीक है, चलिए, यहाँ पे क्या लगता है? इमल्शन बनता है सोप और डिटर्जेंट में, जिसमें पानी में, इसके साथ ऑयल के साथ, जो इसमें चिपके होते हैं, पानी बोलता हूँ, कपड़ों में चिपके होते हैं। ठीक है, चलिए, अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास। ओके, तो आप लोगों ने डेल्टा क्या होता है ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जब नदी का पानी समुद्र से मिलता है तो नदी और समुद्र के बीच में रेत और मिट्टी के टीले बन जाते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप के, तो उन्हें क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। तो वो किस वजह से होता है? तो वो होता है ड्यू टू कोएगुलेशन। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो देखो, लेट्स सपोज यहां से रिवर आ रही है, ठीक है, और फिर इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा, कुछ इस टाइप का रहता है, और यहाँ पे समुद्र का पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो सी वाटर है, समुद्र का पानी है, इस पर पूरा समुद्र है। ठीक है, और ये उसका एंड है, समुद्र का एंड है, और ये यहाँ से रिवर आ रही है। ओके, तो रिवर में यूजुअली सैंड और क्ले के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, एंड सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। यहां तक है। तो जब रिवर में प्रेजेंट सैंड और क्ले के पार्टिकल्स सी में प्रेजेंट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका चार्ज वैनिश होता है, मींस गायब होता है, न्यूट्रलाइज होता है, ऐसा बोल सकते हो। तो जब ये चार्ज पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज होते हैं तो न्यूट्रलाइज होकर इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर बीच में यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे रेत और मिट्टी का टीला बन जाता है, यहाँ पे जमा हो जाते हैं रेत और मिट्टी के पार्टिकल्स, और जमा होकर किस तरीके का ट्रायंगुलर शेप में कन्वर्ट होते हैं, और जिसे क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। तो ये क्या है? डेल्टा। ओके, ये आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हुआ है? कोएगुलेशन हुआ है। किसका कोएगुलेशन? रिवर में प्रेजेंट सस्पेंडेड क्ले और सैंड के पार्टिकल्स, जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और किसके द्वारा? सी वाटर में प्रेजेंट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा। क्लियर है तक? चलिए, ये है 6th एप्लीकेशन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ठीक है, चलो इसको नोट करो फटाफट, और नोट्स वगैरह आप बना लेना, है ना? हो गया? ठीक है ना? ये जो डेल्टा बना है यहाँ पे, वो क्या है? किसका है? वो है कोएगुलेटेड सैंड एंड क्ले। चलिए, फिर अब देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन,
नंबर 7th एप्लीकेशन है ब्लू कलर ऑफ स्काई। ओके, तो देखो हमें स्काई का कलर ब्लू क्यों दिखता है, आसमान का कलर ब्लू क्यों दिखता है, नीला क्यों दिखता है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। यहां तक क्लियर। फिर देखो सनलाइट, सनलाइट कौन सी कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है। ठीक है, एंड व्हाइट कलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, दैट इज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, व्हिच इज सिंपली नोन एज विबग्योर। ठीक है, तो क्या होता है कि जो सनलाइट है उस सनलाइट में प्रेजेंट ब्लू लाइट है, वो ब्लू लाइट डस्ट पार्टिकल की वजह से, इसमें व्हाइट में से जो ब्लू कंपोनेंट है, ब्लू कलर की लाइट है, वो लाइट डस्ट पार्टिकल से सबसे ज्यादा स्कैटर होती है, और उसके स्कैटरिंग की वजह से, किसकी स्कैटरिंग की वजह से, ब्लू लाइट की स्कैटरिंग की वजह से, और स्कैटरिंग कौन कर रहा है, डस्ट पार्टिकल कर रहा है, तो उसके स्कैटरिंग की वजह से हमें स्काई क्या दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है। समझ गए यहां तक? तो फिर से समझो कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, तो इस वजह से क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट एयर, और एयर में क्या प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। इट मींस एयर हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रही है, और जो सन से लाइट निकल रही है वो लाइट व्हाइट कलर की होती है, और व्हाइट कलर में 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि आपस में मिक्स होते हैं। तो उसमें से जो ब्लू कलर की लाइट है, वो ब्लू कलर की लाइट डस्ट पार्टिकल से स्कैटर होती है, और स्कैटर होने की वजह से जो स्काई है वो कैसा नजर आता है, नीला नजर आता है, मीन्स ब्लू कलर का दिखाई देता है। क्लियर है यहां तक? तो वाई स्काई appears to be blue in color due to scattering of blue light of sun by dust particles of air. Okay, that is बोल सकते हो in short due to Tyndall effect. क्लियर है? चलिए, तो ये था कुछ एप्लीकेशन कोलाइड का। ठीक है, तो इन सबको एक बार वापस से रिवाइज कर लेना और नोट्स बना लेना। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए।